अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर फ्रॉम एस्पायर कॉलेज श्रोकर कैंपस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 से आर्टिकल एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस नीचे आ जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे क्यों आया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी देकर ऊपर फेंकूं तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर मूव करेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है उसको दोबारा डाउनवर्ड नीचे खींच लेती है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी देकर फेंकूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाए और वापिस ही ना आए, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए, तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गया, वो वेलोसिटी उसकी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। आज के आर्टिकल में हम कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, हमें कितनी वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। वो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। अब एक बार याद रखिएगा कि हम लोग ज़मीन से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको एनर्जी जो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ज़मीन पर हमने उस ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी दी वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो हमारे पास उसके अंदर जो चेंज आएगा एनर्जी के अंदर, वो बेसिकली किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितनी ज़मीन से आप काइनेटिक एनर्जी देंगे उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब हमने लास्ट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि ज़मीन पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -gmm/r। और जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ इंफिनिटी पर पहुंचेगा जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई, तो हमारे पास, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ही जीरो हो गई, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो गई तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हुए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, अगर हम वो चेंज कैलकुलेट करें तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो देखें हम लोग चेंज कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस gmm/r। तो यहाँ पे माइनस माइनस से हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? -gmm/r। यानी कि बॉडी जमीन से जब उस पॉइंट तक पहुंची तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन हुई? gmm/r। तो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब जमीन से हमने सब्जेक्ट को कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। अब यहाँ पे यही वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है जिसे मैंने एस्केप वेलोसिटी कह दिया। अब हम जानते हैं जितना जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? gmm/r। मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया। यहाँ पर ये मैथ इस मैथ से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर आके 2 क्या हो गया? मल्टीप्लाई, तो 2gm/r। अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमें वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है इस रूट के साथ कट गया, तो हमारे पास फाइनल एस्केप वेलोसिटी कितनी आई? 2gm/r। तो ये हमने एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से हम एस्केप वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जमीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी? F इज इक्वल टू gmm/r²। और ये ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल होगी? दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट।
जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है उतनी ही उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। और वेट कितना होता है, F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं तो हम दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया mg इज इक्वल टू GMM ओवर r स्क्वायर। अब यहां पर ये m जो है इस m से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, g इज इक्वल टू GM ओवर r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास वैल्यू आई g इज इक्वल टू GM ओवर r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसे उधर भेजें तो हमारे पास ये r के उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम जाके वापस पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने इससे पहले जो वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GM ओवर r। तो हमने जो वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, यहाँ पर इस GM की जगह पे हम लोग ये वैल्यू जाके पुट कर देते हैं। तो जब GM की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR स्क्वायर ओवर r। यहाँ पे ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी वैल्यू क्या बच गई, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और अर्थ की स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास g हमारे पास क्या वैल्यू है 9.8, और ये r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और अर्थ का जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो r की वैल्यू हमने पुट कर दी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, g हमारे पास है 9.8 और 2 एज इट इज स्क्वायर रूट हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 9.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब 10 की पावर 3 को हमने किलो लिख दिया, तो इसका मतलब अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं स्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। आप किस एंगल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, स्केप वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैस ऑफ अ बॉडी। ना तो ये किसी भी बॉडी के मैस के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो स्केप वेलोसिटी से कम है, अगर आपने किसी बॉडी को फेंका और जो वेलोसिटी आपने उसको दी अगर वो स्केप वेलोसिटी से कम है, तो यहाँ दो ऑप्शन है, या तो वो बॉडी अर्थ के गिर्द मूव करना शुरू कर देगी या फिर वो बॉडी वापस अर्थ के ऊपर ही आके गिर जाएगी। तो अगर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से कम होगी तो वो बॉडी या तो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगी या फिर वापस अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन चांद की सरफेस के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर सीजन वेदर मौजूद नहीं है। क्यों? याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स एयर्स में मूव कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है हम लोग इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अंडर रूट 3 RT ओवर m। अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, वो मॉलिक्यूल जो एयर में मूव कर रहे हैं, स्पेस में मूव कर रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से कम है तो वो मॉलिक्यूल्स स्टे करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन अगर उनकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे मॉलिक्यूल जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं उनकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ से कम है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन चांद की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो चांद की स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसीलिए वो चांद की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए चांद की सरफेस के ऊपर कोई भी वेदर सीजन मौजूद नहीं होता। इसके बाद इफ द स्केप वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर किसी भी बॉडी की जो स्केप वेलोसिटी है ना वो कितनी हो, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट
उस बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे लीव नहीं कर सकेगा। तो कहता है इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट देन नथिंग कैन एस्केप, तो उससे कोई भी बच के बाहर नहीं निकल सकेगा, नॉट इवन लाइट, और लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकेगी। तो ऐसी बॉडीज हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऐसी बॉडीज कहलाती हैं ब्लैक होल्स। आप लोगों ने ब्लैक होल का पढ़ा होगा कि वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, इवन के लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसी बॉडी जिनकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? ब्लैक होल। और ब्लैक होल का रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? R इज इक्वल टू 2gm/c²। हम लोग इस फार्मूले के जरिए ब्लैक होल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां से हम लोग इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं c कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 2gm/r। तो इस फार्मूले से मैं वो स्पीड भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये था हमारे पास आज का आर्टिकल एस्केप वेलोसिटी। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।